अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख हुआ उसकी बाज़गश्त या उस पर बातचीत आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तो आपने देखा कि आज़म स्वाति साहब ने जिस तरह से अनाउंसमेंट की, उनके हमरा चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मौजूद थे अपनी पूरी बात मुकम्मल करके, और जलसे की मनसूखी का ऐलान करने के बाद उन्होंने कहा कि बकिया बातें बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो करेंगे। तो उस पर उनका जवाब यह था कि आपने तमाम चीज़ें कवर कर दी हैं। बहरहाल ये जलसा मनसूख हुआ और उसके बाद जो मिले जुले रुझान हमने देखे, जिसका आगाज़ अलीमा खान साहिबा की एक ऑडियो से हुआ, जिस पर आज उन्होंने कहा कि जी उन्हीं की ये ऑडियो थी और उन्हें नहीं समझ में आया था कि आखिर इस का फ़ैसला कैसे हुआ और क्यों हुआ। और इसी तरह से दीगर जो पार्टी के रहनुमाओं हैं उनकी जानिब से भी आपने देखा कि सपोर्टर्स जो थे वो भी बड़े परेशान थे, नाराज़ भी थे और चाहते थे कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ का जलसा हो। लेकिन आज बानी तहरीक इंसाफ ने तमाम बातें सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल में उन्होंने ये बताया कि जलसा मनसूखी की वजह यह थी कि ख़दशा था कि एक और 9 मई उनके गले न डाल दिया जाए, यानी इंतशार फैलाने की कुछ इत्तलात थी जिसकी वजह से उन्होंने मनसूख किया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि अब की बार जो तारीख़ दी जाएगी और बिल्कुल देनी चाहिए, जो 8 सितंबर का कल अनाउंसमेंट हुई, ये उनका कहना था कि इस पर किसी की भी बातों की उम्र ना आए और कोई अगर रोके भी तो बिल्कुल ना रोके और ये जलसा ज़रूर करें। इसके अलावा भी और बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं, जैसे उनका ये कहना था, उन्होंने डिमांड की कि जनरल फैज़ रिटायर्ड हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए क्योंकि बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर अगर अमल दरामद होता तो हकीकी जमहूरियत होती। अभी वो कहते हैं कि ना अमल करने की वजह से 3 बार मार्शल लॉ लगा और आज भी वो कहते हैं एक गैर एलानिया मार्शल लॉ पाकिस्तान में राइज है। इन सारी बातों पर हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान सिद्दीकी साहब, आज की जो अडियाला में गुफ्तगू की है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने, ये बताइए कि जो गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख, आज साफ़ियों ने बड़ी उनसे सवाल भी किए कि उनको इत्तला मिली, उन्होंने आज़म स्वाति को फिर तलब किया, जैसा कि कल पूरे दिन आपने देखा होगा जो बताया गया। लेकिन सवाल अब भी ये है कि ये इत्तलात उनको किसकी जानिब से दी गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत, मुझे नहीं पता कि आपकी हुकूमत ने उनको ये बताया कि इंतशार का ख़दशा है या नहीं, मैं तो ज़ाहिर है इसकी तस्दीक नहीं कर सकती। आप ही बता सकते हैं कि ये पैगाम रसानी कैसे हुई? बहुत शुक्रिया नादिया, आप तो इस तरह मुझसे पूछ रही हैं जैसे मैं सारी जो तिलिस्मे होशरुबा है इसका एक किरदार हूँ या इसके सारे पहलुओं से वाकिफ़ हूँ। मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात है कि हम ख़ुद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में होते थे उनसे मिलने जाया करते थे और हमें मालूम था कि कितने पापड़ हमें बेलना पड़ते हैं उन तक जाने के लिए, कितने दिन पहले दरख्वास्तें देना पड़ती हैं, फिर कितनी देर बाहर खड़े रहना पड़ता है, फिर गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, तो एक लंबी कहानी होती थी। सही। पहले तो ये है कि आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे कुछ न कुछ मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात होती है, उसके बाद बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद भी दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला चलता रहता है। तो मैं यकीन जानिए कि सारी सूरत हाल के बारे में आगाह नहीं हूँ। वही सवालात हैं मेरे जहन में भी जो आपके जहन में हैं, जिनकी तर्जुमानी अलीमा खान ने भी की है कि क्या सुबह 7 बजे जेल के अंदर कोई मुलाकात हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, और फिर ये कहना जी कि खान साहब को इतला मिली और ख़ान साहब ने उनको कहा, तलब कर लिया। खान साहब अपना मैसेज भी दे सकते थे, तलब करने का जो मैसेज दिया वो उसी मैसेज में कह सकते थे कि कल का जलसा इस वजह से मनसूख कर दो, इस मीटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। कल मैं किसी चैनल पे तफसीलात सुन रहा था कि असल में रात को गंडापुर साहब ने रब्ता किया और गंडापुर साहब के रब्ते के बाद फिर ये कहानी शुरू हुई। फिर 3 बजे ये दोनों लीडर इकट्ठे हुए सुबह फजर से भी पहले, और फिर यहाँ का सफ़र किया और यहाँ से वो गए। तो ये कहानी जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है
जो ना मेरे इल्म में है ना आपके इल्म में है, तो इसलिए हस्बे तौफीक सबको अपने अपने अंदाजे लगा लेने चाहिए। अच्छा, और आज मामूल की कार्रवाई बहरहाल नहीं थी। अच्छा, मामूल की कार्रवाई नहीं थी आप ये कह रहे हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब, आज जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा इमरान खान साहब से कि क्या विफाकी हुकूमत ने आपको बताया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हुकूमत जिसको वो फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जैसे ही हुकूमत को ये ख़दशा होता है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कोई बातचीत हुई है या मज़ाकरात हुए हैं, तो खलबली भी मच जाती है और फ़ौरन उनको, यानी आप सब लोगों को 9 मई याद आ जाता है। पहले तो मुझे हैरत हो रही है कि खान साहब की गुफ्तगू को हम मौजूए बहस बनाए हुए हैं। वो हर रोज़ एक नई गुफ्तगू करते हैं। अब वो कहते हैं जी कि जो अभी आपने जिक्र किया कि फैज़ हमीद साहब का मामला खुली कोर्ट में चलाया जाए, रोज़ ही कहते हैं। और पहले दिन रिएक्शन ये था जी कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। तो एक ऐसे साहब जिनका मौक़िफ़ हर रोज़ तब्दील होता है, उनके बारे में हम इतना सीरियसली क्यों डिस्कशन करते हैं, मुझे इस पे भी हैरत होती है। नहीं इरफान सिद्दीकी साहब, इसकी वजह है अगर कत्ता कलामी ना हो कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल की ऐलान यानी जो SPR की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई और जो मुस्तकिल हुकूमत बता रही है कि कहीं ना कहीं लिंक जो है वो इमरान खान के साथ और 9 मई का है, तो इसलिए कि वो सहूलत कारी करते थे, जेल से मैसेजिंग होती थी, ये सब बातें जब हुकूमत के नुमाइंदे आकर कहते हैं, तो आज के हालात में जब वो फील्ड कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का हमें बताया जा रहा है कि आगाज़ शुरू हो गया है, तो सवाल पैदा होंगे कि फिर कौन है जो मैसेजिंग कर रहा है या उन तक खबरें पहुँचा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है कि आपके जो सवालात हैं मैं वो अभी जवाब तलब हैं। एक तो आपने ये कहा था कि कोई खलबली हमारे यहाँ मच जाती है, इसकी तफसील में नहीं जाते। हमारे यहाँ कोई खलबली नहीं मचती। हम जहाँ खड़े हैं, खलबली वहीं मचती है जहाँ मौक़िफ़ तब्दील होते हैं। दूसरी बात यह है कि फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो हमारी तारीख़ में पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 से ये सिलसिला चल रहा है। जो पहली बगावत जनरल अकबर ख़ान की हुई थी, उसके बाद चलते चलते आखिरी बगावत जो हमारे यहाँ आती है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आती है 1994 में या 5 में, जब ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी का मामला सामने। ये कोर्ट मार्शल्स होते रहे हैं। कोई फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो ओपन नहीं हुआ आज तक। अच्छा, फिर खान साहब के अपने दौर के अंदर 25 आदमियों का कोर्ट मार्शल फौजी अदालतों में मुकदमे चले, जो खान साहब नहीं बताते। उन 25 में से 3 ऐसे हैं जिन्हें मौत की सजाएं सुनाई गई खान साहब के दौर में। कोई ओपन कोर्ट नहीं, वो अब भी जेल में पड़े हुए हैं और उनकी अपीलें चल रही हैं। खान साहब के अजीब व गरीब दौरे मेयार हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल के अपने पैरामीटर्स हैं, अपने तकाजे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है और वो होगा। खान साहब क्यों वकालत कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसकी जिम्मेदारी भी वो नहीं ले रहे? वो तो खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई बोला भी नहीं है, उनका कोई वकील भी अभी नामजद नहीं हुआ। पता नहीं कोर्ट मार्शल किस मरहले में है। और खान साहब सुबह शाम ये कि जी ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप ओपन कोर्ट से? शवाहिद सामने आएंगे, चाहे बंद कोर्ट है चाहे ओपन कोर्ट है, शवाहिद के बगैर कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 2 कर्नल जिन्हें 1995 में सजाएं हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उनकी 4-4 साल कैद की सजाएं हुई, फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ। और वो उनकी अपीलें अभी पिछले सितंबर में जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, ये 3 जज बैठे और उनकी अपीलें चली आ रही थी 25 सालों से। 4 साल कैद तो वो भुगत चुके थे। उन्हें कहा जी कि हमारी तनख्वाहें, हमारी मराहत, हमारी ग्रेजुटी, हमारी पेंशन, हमारे प्लाट, हमारी स्कीमें, ये क्यों जब्त कर ली गई हैं? और कोर्ट ने अभी 1 साल पहले फैसला दिया है कि कोर्ट मार्शल का फैसला हतमी है। अच्छा, और हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। आप कैद भी काटी है आपने, आपकी ये चीजें भी जब्त होंगी, आप इसके अख्तियार नहीं हैं। अच्छा, ये बंदयाल कोर्ट का फैसला है। अच्छा, खान साहब अपनी एक दुनिया बसाए बैठे हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सर, इस दुनिया में अब जो है मैं कहूँगी एक नए किरदार भी हैं। खाकान अब्बासी साहब ने भी डॉन न्यूज़ पर ही ये कहा कि ये प्रोसीडिंग्स पब्लिक होनी चाहिए क्योंकि मामलात काफ़ी पेचीदा हैं और जो कुछ है अब वो सामने आना चाहिए। बहरहाल, इससे आगे बढ़ते जनरल फैज़ रिटायर्ड हमीद जिनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो कुछ भी ISPR की स्टेटमेंट आई एंड द डेवलपमेंट्स, इरफान सिद्दीकी साहब, आप क्योंकि एक ज़ाहिर ज़ीरक सियासतदान हैं
और नवाज शरीफ साहब के करीबी भी हैं, आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक गुत्थियां जो हैं वो सुलझ जाएंगी अब? जी नादिया, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। हम बहुत ताख़ीर कर चुके हैं और अभी मैं बार बार मिसाल देता हूँ, बरतानिया की मिसाल 29 जुलाई को अभी एक वाक़या हुआ, राइट्स हुए, अभी 1 महीना नहीं हुआ है और सैकड़ों लोग जेलों में जा चुके हैं। वो भी ओपन कोर्ट से हैं, लेकिन रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे बैठती हैं, 2 घंटे की समाअत होती है और जेल भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो 1.5 साल अब गुजर गया है और 9 मई को मामूली बात नहीं थी। हमारे 200 से ज़ायद मकामात निशाना बने, उनकी तफसील बार बार अब क्या बयान करें। लेकिन हम अभी तक अक्टूबर 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि इनके मुकदमे आप ना चलाएं फौजी कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, पाबंदी लग गई। उसके बाद दिसंबर में इतनी रियायत दी कि जी हाँ चला लें, लेकिन किसी को सजा ना सुनाएं। अब उस दिसंबर के फैसले को भी 8 माह हो चुके हैं। जब अदलिया और इंसाफ के ऐवानों से सुस्त रवि का ये आलम होगा, इतने बड़े साने की असासियत का ये आलम होगा, तो फिर आप कहाँ से इंसाफ पाएंगे, कहाँ से? हाँ, अब ये गिरफ्त में आए हैं, बहुत देर से आए हैं। अब ये बताएंगे यकीनन कि जी इनका क्या ताल्लुक था 9 मई से, या 9 मई का क्या ताल्लुक था इनसे, क्योंकि एनिमिटी वाज़े है। जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए ये दोनों एक हदफ रखते थे, इसीलिए मार्च किए गए थे। 2 मार्च हुए नवंबर में, जो उनकी तकर्री का महीना था। एक में खान साहब पे हमला हो गया, दूसरे पे वो जख्मी टांग के साथ 26 नवंबर को आए इस्लामाबाद, लेकिन दाल नहीं गली। ये सारी कहानियां आएंगी। कौन था जिसने जाके नादरा के अंदर से इनका रिकॉर्ड निकाला और एक दोस्त मुल्क को जाके दिया? कौन लोग थे ये, क्या कर रहे थे ये? यानी आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ की तैनाती को ब्लॉक करने के लिए ये सब किया जा रहा था? मैं कह रहा हूं, मैं तो मुसलसल कह रहा हूं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें जर्रा बराबर शक व शुबा नहीं है कि ये आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए ये दोनों यकजान थे, यकजान 2 कालिब थे। और जब तकर्री हो गई तो उस तकर्री को अंडू करने के लिए ये 9 मई का प्लान बना था कि बाहर हम यलगार करेंगे, अंदर इर्तियाश पैदा होगा फौज के, और उस इर्तियाश की ज़द में आसिम मुनीर आएगा और हम आने वाले 10-20 साल के लिए अपना एक नया निज़ाम मुसल्लत कर लेंगे। ये बिल्कुल अकबर खान की बगावत से चलती हुई जो 4 बगावतें हुई हैं, नादिया अगर मुझे इजाज़त दें, चारों बगावतें अपनी हाशिया ख्याल के अंदर थी, तसव्वुरात के अंदर थी। किसी एक बगावत का अंडा जो है उससे बच्चा भी नहीं निकला था कि वो पकड़ लिए गए। अच्छा, तो ये वाहिद बगावत है जो कामयाब हुई, जिसने 200 मकामात पे हमले कर दिए एक हद तक। उसके बाद दूसरा मरहला नहीं आ सका, तीसरा नहीं आ सका। लिहाजा एक ऐसी, उन चारों को तो सजा हो गई जिनके बच्चे नहीं निकले थे, लेकिन जिसके बच्चे निकले और जिसके बच्चे दंदनाते हुए बाजारों में, गलियों में, चौकों में, चौराहों में आए, वो दंदना रहे हैं अभी तक। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक कर रहे थे, नहीं चाहते थे मौजूदा चीफ की तैनाती को, और फिर एक तरह से बदला लेने के लिए, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने बताया। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमारे शो में ये कहा कि उनकी तैनाती तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी, यानी जरदारी साहब का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा अगर कोई चाहता था या जिसकी वजह से वो बने, वो नवाज शरीफ थे। देखिए, मैंने न्याजी साहब का कालम भी पढ़ा है। आज उन्होंने अपनी इस बात को और आगे बढ़ाया है जो आप कह रही हैं। उन्होंने तो ये कहा है जी कि इनकी तकर्री अल्लाह ताला ने की। जी, वो उन्होंने तो हमारे प्रोग्राम में भी कहा के पीछे होता है। जी हाँ, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो यकीनन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त है और मैं इसका गवाह हूँ कि इसमें सबसे जो अहम किरदार था वो मियाँ साहब का। बाकी जो दूसरे पहलू वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब ये चाहते थे या शहबाज साहब नहीं चाहते थे, मैं प्रीवी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है। लेकिन ये मालूमात हैं कि इसके रास्ते में जो रुकावट बनी थी, ऐसी रुकावट जो लोहे की चट्टान की तरह होती है, वो सिर्फ नवाज शरीफ थे। उन तक ये पैगाम जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मार्शल लॉ की भी धमकी चली थी, वो दुरुस्त कहते हैं। मार्शल लॉ का जिक्र आया था। और मैं एक बात आपको बता दूँ जो इससे पहले मैंने नहीं कही किसी जगह, कि एक हमारी टीम के, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो जिंदा व मौजूद हैं, मुतहरिक हैं, हमारी टीम के एक बहुत सफ़े अव्वल के इक़्तिसादी माहिर जो थे, उनको बुलाया बाजवा साहब ने उन्हीं दिनों
और कहा कि अगर मुल्क पे मार्शल लॉ लग जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मुआशी पाबंदियां लगेंगी, अगर लगेंगी बाहर से तो पाकिस्तान किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगा। तो इस हद तक चीजें डिस्कस हो रही थी। यानी जनरल बाजवा तो जो है वो लगाना चाहते थे मार्शल लॉ, क्योंकि वो एक्सटेंशन चाहते थे। नहीं, एक्सटेंशन की बात मैंने नहीं की, वो आप कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो आसिम मुनीर को बहरहाल नहीं चाहते थे, अपनी एक्सटेंशन चाहते थे या नहीं चाहते थे, ये सवालिया निशान है। इस पे कोई सवालिया निशान नहीं है कि वो कहते थे कि ये 5 हैं आसिम को मिला के, इसको छोड़ के इन 4 में से किसी को लगा लो, ABC को, इसको ना लगाओ। सही। और इस पे बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, इन दोनों का इत्तफाक था कामल। सही। और ये मार्शल लॉ की धमकी भी इसी तनाजुर में दी गई थी, और जो डिस्कशंस चल रही थी इक्तिसादी टीम के जो माहिर हैं, आपने कहा नाम नहीं लेंगे, मुतहर्रिक हैं, तो सबको मैं ख्याल से वाज़े है, समझ में आता है, उनको भी इसीलिए ये डिस्कशन चल रहा था। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब नहीं माने, उन्होंने अपनी की। उन्होंने कहा कि हम मार्शल लॉ की धमकी हो या कुछ हो, मार्शल लॉ में बहुत भुगत चुका हूं और इसके अलावा भी बहुत कुछ भुगत चुका हूं। सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर बगैर देखे जो शख्स भी पहले नंबर पे बैठा है उसकी तकर्री होगी और हम इससे दाएं बाएं नहीं होंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अब नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि आपने कहा कि वो भुगत चुके हैं और कई बार आपने ये कहा है कि हमेशा उनको निकाला गया है इक़्तिदार से, और अब से कुछ दिन पहले जब उन्होंने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया तो उस वक्त भी उन्होंने एक मरतबा फिर 3 बार वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं, उनका ये सवाल था कि आखिर ये कौन बताएगा कि मुझे क्यों निकाला गया। तो फैज़ हमीद साहब की इस एहतसाब से क्या किसी हद तक इस सवाल के जवाब मिलेगा? मेरा ख्याल है जवाब तो नादिया सबको मिल चुका है। क्यों निकाला है, ठीक है, मियाँ साहब बार बार एक ख़ास तनाजुर में कहते हैं, मियाँ साहब को भी मालूम है कि क्यों निकाला, आपको भी मालूम है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है। अगर तब नहीं था तो आज ज़रूर मालूम है कि नवाज शरीफ को हटाए बगैर एक ख़ास शख्स का रास्ता नहीं बनता था। उनको हटा के उसका रास्ता बनाया गया, इलेक्शन रिग किए गए, उसको बिठाया गया। वो उस वक्त चाहता था, लाडला था, उससे उम्मीदें और तवक्कुआत जुड़ी हुई थी और मामलात बाद में बिगड़ गए। इसमें अब कोई राज की बात है नहीं। हाँ, फैज़ हमीद साहब अब इसमें क्या कोई बेल बूटे टाँकते हैं इस कहानी के आगे पीछे, तो वो अलग बात है। लेकिन मियाँ साहब का जो कहता है क्यों निकाला का जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि हंसते बसते मुल्क को, चलते हुए मुल्क को क्यों आपने धक्का दे के एक जवाल की पस्ती में धकेला और आज तक हम भुगत रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। और उसकी वजूहात जो थी वो लंदन प्लान से लेके यहाँ तक सब वाज़ेह हैं, सब जानते हैं। लेकिन उसके एक किरदार, क्योंकि आप लोग खुद जिक्र करते थे, मियाँ साहब ने नाम लिया था जनरल रिटायर्ड फैज़ का, उनका तो समझ में आ गया कि एक एहतसाब हो रहा है। अब वो चाहे टॉप सिटी के मामले हों या पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, लेकिन जिस मुद्दे का जिक्र आप लोग करते हैं या मियाँ साहब करते हैं, उस मुद्दे पे तो कोई एहतसाब करने को तैयार नहीं। और उसके जो दीगर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जनरल बाजवा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, उसके हवाले से अब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। देखिए, मेरा ख्याल है इसके बारे में कह चुका हूँ, हमारी जमात के लीडर भी कह चुके हैं। मियाँ साहब तो इन मौज़ूआत पे आपको मालूम है कि नहीं बोल रहे, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अब एक बड़ा मरकज़ी किरदार जो है वो कटहरे में खड़ा है, वो बहुत कुछ बताएगा, उस पर फोकस हम करना चाहते हैं। और वो ऐसा मरकज़ी किरदार है जिसके इर्द गिर्द बहुत सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, एक जंजीर पूरी बनती हुई आपको दिखाई देगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम नहीं चाहते कि कहानी इतनी फैला दी जाए कि हम कहें जी अच्छा बाजवा को भी लेके आओ, अच्छा जी ज़हीरुल इस्लाम को लेके आओ, अच्छा जी पाशा को लेके आओ, अच्छा जी आसिम मुनीर को, आसिम बाजवा को लेके आओ, अच्छा जी आसिफ गफूर को लेके आओ, अच्छा जी ताहिरुल कादरी को भी लेके आओ। तो ये कहानी इतनी फैल जाएगी कि सिमटेगी नहीं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि हमारे देहात के अंदर जब कोई वारदात हो जाती है ना, कोई कत्ल हो जाता है खुदा न खास्ता,
तो उसके लवाहिकीन पूरे टब्बर का नाम लिखवा देते हैं कि जी माँ भी थी, बाप भी था, नारे लगा था, भाई भी था, ये था। नतीजा ये होता है कि किसी को सजा नहीं मिलती, सब बरी हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि इस मौके के ऊपर फैज़ हमीद से तवज्जो हटा के महज अपने एजेंडे के लिए इसको एक सियासी खलियान में बखेर दें और असल मुद्दा, असल मकसद जो है वो पीछे रह जाए। तो क्या असल मुद्दा और मकसद, क्योंकि जो चार्जेस हमारे सामने ISPR की स्टेटमेंट से आए हैं, मेरे आपको लगता है वो ये है कि जो आपके सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, असल मुद्दा ये है आप लोगों के लिए? आपने गलत समझा। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है, मैं अब भी कहता हूं और अपनी जमात के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए कहता हूं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में बशमूल 4 बगावतों के 9 में से बड़ा वाक़या कोई नहीं है। अगर ये किसी और कौम के यहाँ हुआ होता, अगर किसी और कौम के यहाँ हुआ होता तो वो इबरत के निशान बन। आज भी देखें, कामला ने जो वहाँ आज तकरीर की है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उसमें ये कहा है कि अगर ट्रंप बन गया तो ये कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को रिहा कर देगा। वहां इतनी सेंसिटिविटी है इस चीज पे। हम इसको 9 मई को कुछ समझते नहीं। तो मेरा टारगेट इमरान खान नहीं है, मेरा हदफ 9 मई के मुजरिम है, वो ए है या बी है या सी है, जो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब खबर देकर गए, कहते हैं कि इक्तिसादी टीम यानी माहिर इनकी टीम में जो हैं, जो आज भी मुतहर्रिक हैं, जनरल बाजवा ने उनसे भी पूरा डिस्कशन किया कि अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा, जो सारी हमारी जो पेमेंट्स होती हैं, जो लोन्स होते हैं, क्या होगा। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जो सबसे बड़ी खबर है और जो इंतहाई अफसोसनाक है, जो गुज़िश्ता रात रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने पुलिस मोबाइल्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस मोबाइल्स पर रॉकेट हमले किए गए और रहीम यार खान के जो कच्चे का इलाका है डाकुओं की जानिब से किया गया, जिसके नतीजे में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए, इस पर सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट सब ने मज़म्मत की, वज़ीर आला पंजाब ने की और इसके बाद बताया गया कि एक मरबूत ऑपरेशन जो है इसका आगाज़ करना है और उसके लिए तमाम तर तैयारियां, और बताया गया कि लोगों को वहां भेज भी दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन भी कोई नई बात नहीं है, चाहे वो सिंध में हो या फिर पंजाब में। लेकिन क्या वजह है कि आज तक हम कच्चे के जो इलाके में डाकू हैं उनसे निजात हासिल नहीं कर पाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सैयद कलीम इमाम साहब, जो कि साबिक फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल रह चुके हैं, साबिक IG पंजाब, साबिक IG सिंध रह चुके हैं, यानी पुलिस सर्विस में उनका बहुत साल गुजरे हैं। सो थैंक यू सो मच कलीम इमाम साहब फॉर जॉइनिंग अस। और आपने इसके हवाले से एक दफ़े एक आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ इस पर भी कई सवालात उठे कि रात के वक्त क्यों ड्यूटी चेंज ओवर हुआ, दिन के वक्त किया जाता है। दूसरा वो जो रास्ता तब्दील हुआ क्योंकि बारिशें थी। क्या इन सब तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर आप लाएंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, हम नाकाम हुए हैं कच्चे के इलाके में, तवातुर से ऑपरेशन के बावजूद हम ये कंट्रोल ही नहीं कर पाए? नादिया, थैंक यू वेरी मच। नादिया, नाकाम बेसिकली पुलिस नहीं हुई, नाकाम हुकूमत और वो लोग जो कि हुक्मरानी करते हैं वो नाकाम हुए। जब भी ऑपरेशन की नौबत आती है या जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है, क्या हम आफ्टर एक्शन रिव्यू करते हैं? हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ और आइंदा कैसे रोका जाएगा? हम नहीं करते। हमारे ये जो पुलिस एहलकार हैं बेचारे जो शहीद हुए हैं, एक तो मैं इनके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन मैं साथ साथ मुसलसल ये अपनी सर्विस में भी और बाद में भी ये कहता रहा हूँ कि पुलिस को एज अ टूल इस्तेमाल करना बंद करें, इसको एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, इसमें से सियासी मुदाखलत बंद करें। ये जो आपने बताया, ये बेसिकली शिफ्ट चेंज कर रहे थे, दिन में ही निकले थे, फंस गए वहाँ। लेकिन ये क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, इनके पास वेपनरी इतनी अच्छी नहीं है और ये इंटेलिजेंस जो है प्रॉपर कलेक्शन नहीं कर रहा है, सो दे बिकम अ सिटिंग डक्स व्हिच इज़ वेरी सैड। लेकिन एवरी कांस्टेबल जब वो शहीद होता है, हमें ये देखना है कि आइंदा हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि डाकुओं में
और जो क्रिमिनल्स हैं उनमें लॉ इन्फोर्समेंट का, सिक्योरिटी का खौफ ही खत्म हो गया कि वो डायरेक्टली इन पे हमला करते हैं। बिल्कुल, लेकिन कलीम इमाम साहब, कई मर्तबा ऑपरेशंस में पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया गया है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि देखिए, एक तो होता है ना कि डिफिकल्ट टेरेन जिसे हम कहते हैं, माउंटेनियस है और हम क्या कर सकते हैं, पोरस बॉर्डर है, ये तो हमारा कच्चे का इलाका है, हम इसको भी नहीं दुरुस्त कर सकते। इसका मतलब कि यहाँ डाकुओं की सरपरस्ती है। देखिए, क्राइम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है, और कच्चे के इलाके में जो बिल्कुल दूर दराज इलाका है जहां आम लोग जो बड़े लोग हैं मुतासर नहीं होते, उसको इतना फोकस नहीं कर रहे। देख, जरूर ऑपरेशन करें, लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन भाई ऑपरेशन की नौबत आती क्यों है? इस इलाके में क्रिमिनलिटी और या ये डाकू का राज क्यों है? बुनियादी तौर पे एक्टर्स और फैक्टर्स का जो जिस्ट है, अगर आप समझे, आप ये देखें कि यहाँ पेट्रोनेज है, यहाँ कारोबार चल रहा है, यहाँ डिकॉइटी की इकोनॉमिक्स चल रही है। वो अपना दूध बेचते हैं, बाजार में आके अपने साजो सामान बेचते हैं, शहर में आना जाना है, इलाज करते हैं। इनकी पेट्रोनेज है, फर्टाइल लैंड है, फॉरेस्ट का लैंड है, इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। लेकिन हमने कोई नॉन काइनेटिक मैयर्स नहीं ले रहे, हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम रोड नहीं बना रहे, हम अस्पताल नहीं बना रहे, हम तालीमी इदारे नहीं बना रहे। नतीजतन जितने जनरेशंस की जनरेशंस जो हैं वो ये काम करना शुरू हो गई। अगर 100 लोग यहाँ रह रहे हैं तो मुश्किल से 10-15 लोग जो हैं वो डाकू होंगे, बाकी तो आम शहरी हैं जो वहां रह रहे हैं। तो क्या उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की? क्या डेवलपमेंट की, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई, सोशो इकोनॉमिक चीजें? ये बिल्कुल नहीं की। ये फिर एक ऑपरेशन होगा, मजीद पुलिस वाले कुछ शहीद हो जाएंगे और कुछ डाकू मारे जाएंगे, एंड इट विल बी ऑल हॉन्की डोरी इन दी एंड, और फिर ये खामोशी हो जाएगी, और फिर कुछ अर्से बाद आप ये देखेंगे ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। देखिए, एक तो रूट कॉज है, आपने बजा फरमाया, और वो रूट कॉज मेरे ख्याल से हर क्राइम के वक्त हम ये जो है डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो या दूसरे क्राइम्स हो, कि क्यों यहाँ तक लोग पहुँचे हैं और किस तरह से उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। लेकिन कलीम इमाम साहब, ये जो कच्चे के डाकू हैं, इनके ऊपर हेड मनी भी रखी जाती है, और पहली बार नहीं है कि आज भी जब अनाउंसमेंट हुई है, इससे पहले भी कई बार हुई है। बल्कि जो केयरटेकर सेटअप था, आपको याद होगा, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब थे, उन्होंने कहा था कि हम वंस एंड फॉर ऑल ये कच्चे के जो डाकू हैं इनको ख़त्म कर देंगे। बट आपने इस पर जब लिखा था तो आपने कहा था अनवेवरिंग सपोर्ट है वडेरास का, सरदार्स का, इन डाकुओं को, क्योंकि ये इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर इलेक्शन मैनिपुलेशन से लेके और दीगर चीज़ों में। तो ये भी तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है ना। ये रूट कॉज से ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि आप खुद पाल रहे हैं इनको। बिल्कुल, मैंने तो आपको शुरू में बताया एक्टर्स एंड फैक्टर्स के हवाले से कि यहाँ किस तरह पैट्रोनेज होती रही, किस तरह डेकॉइट्स यहाँ आ गए और ज़मीनों पे कब्जा कर लिया और उनके पीछे पुष्पनाई हो रही थी। फिर ओवर द इयर्स ऑपरेशंस हुए, इलाका क्लियर हुआ, फिर ये लोग आ जाते हैं। स्टेक्स बहुत हाई है, स्टेक्स बहुत हाई हैं। आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये काम रुकेगा, तो ये चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 3 ब्रिजेस बनाए, और अगर मैं उनकी आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं, लाड़काना खैरपुर और टंडो मोहम्मद खान ठट्टा और दादू नौशेरा फिरोज, वहां जब ये किया, वहां डेवलपमेंट हुई, वहां के डाकू ऑलमोस्ट खत्म हो गए और मेन स्ट्रीम हो गए, उन्होंने जमींदारी शुरू कर दी। अभी कश्मीर से गोटकी का भी एक ब्रिज बन रहा है, वो रुका हुआ है, जिस वक्त वो बनेगा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पावर एनर्जी प्लांट्स हैं, यहाँ एंग्रो है, यहाँ बड़े सी पैक का रूट है, और हम इस पे कोई फोकस काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपने एक तो लोगों को ट्रेन करना है, पुलिस को बेहतर वेपनरी देनी है, आपने उनको वॉच एंड वॉट के पैराडाइम से बाहर निकाल के लेके आना है, लेकिन साथ में हमें विल चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं, अपने जमाने में भी किया और अब भी हम ये कहते हैं कि भाई पुलिस को इस्तेमाल करना बंद करें, इनका फोकस कहीं और है, जो एक्चुअल काम है उस पर फोकस करना शुरू करें। पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनी है, पुलिस ऑर्डर आया है, सबको पता है। यहाँ आप देखें नादिया, यहाँ टेन्योर नहीं ऑफिसर्स का, यहाँ जो है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी के इश्यूज हैं, यहाँ जो है अब आप कच्चे के इलाके में अगर थाने भी बना रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रहे हैं, सहूलतें उनको दे रहे हैं ताकि वो वहाँ जो है
बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। सो देयर एंडलेस थिंग्स और अच्छा। मॉडल्स मौजूद हैं और पता है कि कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप ये करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों से ध्यान हटा के इन चीज़ों पे ध्यान डालना पड़ेगा। अच्छा, तो कलीम इमाम साहब, ये भी आज हाफिज नईम साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, उन्होंने कहा कि मतलब डाकुओं के पास जदीद असलहा है, और जैसे आपने कहा कि पुलिस को वेल इक्विप एंड वेल ट्रेन करना होगा, तो कच्चे के इलाके में जो पुलिस बेचारी वॉच एंड वार्ड जो आपने कहा कर रही है, उनकी वेपन्स क्या हैं? नथिंग एज कंपेयर टू जो डाकुओं के पास हैं। रॉकेट उन्होंने मतलब मार के पुलिस की गाड़ियों के ऊपर और 12 एहलकार शहीद किए हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि यहाँ वेपन आया कैसे, जी। और कैसे ये मैनेज कर लेते हैं कि ये हैवी वेपन्स यहाँ लेके आ गए। देखिए, मुख्तलिफ थियरीज हैं। कोई कहता है जी कि ये एक खास इलाके में कुछ हो रहा है, इनको कर्टेल करें, अगर हम ज्यादा एक्शन करेंगे ये दूसरे इंसर्जेंट्स और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ शामिल ना हो जाए। इसके अलावा ये भी एक डिबेट है कि आप पुलिस को आपने मिलिटराइज करना है, या जब जरूरत पड़े रेंजर्स को मिलिट्री का इस्तेमाल करें, जो कि बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। रिवरराइन पुलिस के यहाँ कई दफा प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं जो आज तक नहीं क्या कहते हैं क्रिएट हो सकी, जिसका अशद जरूरत है इस इलाके में कि आप रिवरराइन पुलिसिंग करें। इस वक्त फ्लडेड है रिवर, 7-8 फुट पानी है उधर, शुगर केन की क्रॉप्स है, आप उधर अंदर जा ही नहीं सकते। लेकिन मेरा एक और आर्गुमेंट ये है कि पुलिस को अपनी फेयर प्रैक्टिसेस करनी है, ट्रस्ट बिल्टअप करना है, कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी है, कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर्स आप लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप जाते हैं 10 लोग मार के आ जाते हैं, आप तैयार रहें कि वो भी आप आएंगे हमला करने, ये सिमेट्री को गोरिल्ला एम्बुश होगा। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि आप कानून, जब पुलिस कहीं जाती है, लड़ाई होती है, वो समझ में आती है बात, लेकिन आप खामखा जाके कि ये डाकू हैं और कोलैटरल डैमेज करके आ जाएं, उसका बड़ा एक बैड रिस्पॉन्स आता है, और जो लोग उनको मना भी कर रहे होते हैं वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन कलीम इमाम साहब, समथिंग दैट यू जस्ट मेंशन वो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि उसकी कॉनोटेशन ये है कि इनको ऑपरेट इसलिए करने दिया जा रहा है थोड़ी सी वॉच के साथ कि कहीं ये इंसर्जेंट्स के साथ ना मिल जाएं, तो ठीक है करने दो, और फिर एज एंड व्हेन की बुनियाद पे ये छोटे मोटे ऑपरेशन कर दिए, एंड दैट्स अबाउट इट। जी, और जिस तरह शुरू में आपने कहा कि देखें, इन बहुत से इन लोगों का यहाँ रहने से बहुत से लोगों को फायदा है। मैं जब आईजी सिंध था, मैंने बड़ी कोशिश की कि हम यहाँ चीज़ों को रोकें, तो इतनी सीरियस रेजिस्टेंस आती थी हमें, मुख्तलिफ क्वार्टर्स थे कि यहाँ ऑपरेट करना मुश्किल होता था। हम कहते थे हम सिर्फ क्रिमिनलिटी के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे आर्गूमेंट्स उधर पेश किए जाते थे, और पता चलता था कि वो लोग तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और वो लोग तो ऐसी जगह बैठे हैं, मूवर्स एंड शेकर्स हैं, और हम जो वहाँ अफसर लगाते थे उनको भी निकाल दिया जाता था वहां से, और बेचारे जब कोई स्टैंड लेते थे तो सालों साल वो मुश्किल में पड़े रहे। मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ये है कि पुलिस का काम है लॉ एनफोर्समेंट। रूल ऑफ लॉ अगर हम एनफोर्स नहीं करेंगे कच्चे के इलाके में या शहर में, जो फियर है लॉ का वो खत्म होता चला जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, और लिहाजा आपको लोग इतलाएं भी नहीं देते, बताते भी नहीं कि क्या हो रहा है। सही। सैयद कलीम इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि कच्चे के में पक्के के इलाके वालों का भी बड़ा अमल दखल है। बहरहाल, जैसे आपने कहा कि इसको रूट कॉज तक भी जाना होगा और इसको वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना होगा। ये नहीं हो सकता कि एज एंड व्हेन की बुनियाद पे आपने ऑपरेशन किया है और उसके बाद ख़त्म। और बिल्कुल सही सवालात हैं जो सब उठा रहे हैं कि डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा कैसे आया। लेट्स सी कि इस को वाकई कोई टेस्ट केस बनाकर जो गुज़िश्ता रात हुआ है और बड़ी सीरियसनेस आएगी, या जिस तरह से इनकी सरपरस्ती की जाती है और की जा रही है वही हमारा वतीरा रहेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ का जो जलसा मनसूख हुआ उस पर अब कई सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल के ऐलान के बाद, इस पर हमारे साथ होंगे फ़हद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फ़हद, पहले तो मेरे ख्याल से जो गुज़िश्ता रोज़ मनसूख हुआ तहरीक इंसाफ का जलसा, और आज जो अडियाला में बातचीत की है इमरान खान साहब ने, क्या खबरें हैं आपके पास? क्योंकि इमरान खान साहब तो इस जेल को इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोई और चलाता है, तो ये मैसेजिंग किस तरह से हुई, कैसे उनको खबर मिली, फिर कैसे उन्होंने मदऊ किया और कैसे
अलसुबह मुलाकात हो गई? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो मुलाकात हुई है, जिसके नतीजे में ये जलसा मनसूख हुआ है, वो मुलाकात जिसमें आजम स्वाति साहब और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अलग सुबह 7 बजे 7:15 जो हैं वो इमरान खान साहब के पास पहुंचे जेल में और 1.5-2 घंटे उनके पास रहे। ये बगैर फैसिलिटेशन की तो हो नहीं सकती। ये तो मुमकिन है ही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपस में फैसला किया और राब्ते किए। किसी ने अडियाला जेल फोन किया कि आगे से किसी ऑपरेटर ने उठाया, उसने कहा जी हमने इमरान खान साहब को मिलना है। उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आ जाएं, हाजिर हैं। ऐसा तो नहीं होता। तो जाहिर बात है ये फैसिलिटेट हुआ है। अब कहां से हुआ है, किसने किया है, ये मेरे ख्याल में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब अपना अपना गैस कर सकते हैं। उसके नतीजे में जो जलसा मंसूख हुआ वो बहुत सारे लोगों को सूट करता है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता अनलेस कोई ऐसी बात हुई है, कोई इस तरह का अग्रीमेंट हुआ है, कोई इस तरह का गिव और टेक हुआ है जिसके नतीजे में कल को शायद पीटीआई को फायदा हो जाए। अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फैसिलिटेटेड मुलाकात थी। और लेकिन एक ऐसे सिनेरियो में बड़ा अजीब सा लगता है कि जहां पर आपको बड़ी क्लैरिटी से पोजीशन पता हो दूसरे फरीक की, कि जिसने पीछे नहीं हटना, जो स्पेस नहीं देना चाहता, और जो 9 मई से इज द स्टिकिंग पॉइंट। तो ऐसे में फैसिलिटेशन बड़ा मुश्किल लगता है डाइजेस्ट करना। फहद, देखिए, फैसिलिटेशन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को तो सूट नहीं कर रहा था कि ये जलसा हो, और उनके नुक्ता नजर से अगर ये जलसा मंसूख होता तो ये उनकी कामयाबी है, लेकिन नुकसान तो पीटीआई का हुआ है। तो इसलिए ये जो यानी कि एक ऑप्शन अवेलेबल है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि मैं जलसा मंसूख करता हूं। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, या कम से कम वो लोग जो इस फैसले में शामिल थे, उनको ये मालूम ना हो कि उनकी जमात को नुकसान होगा या उनकी क़यादत पर तनकीद होगी या इस फैसले पे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी होगी। उनको बिल्कुल मालूम होगा, उसके बावजूद उन्होंने ये किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको ऑफर किया गया होगा जिसके इवज़ उन्होंने ये फैसला किया और अपने ऊपर तनकीद जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो फहद ये बताइए मुझे कि जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी है और उसके बाद जो मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, आपको क्या लगता है, और जो आपके पास खबरें भी हैं, क्योंकि बार बार इमरान खान ओपन प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, क्या खदशा क्या है इमरान खान साहब को? क्योंकि वो तो पहले कहते हैं कि मैं खौफजदा नहीं हूँ और मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, जब ताल्लुक था तो आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद से कोई राब्ता नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में जब से फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है तो पीटीआई का जो एक टोन और टेनर है उसमें तब्दीली आई है, चाहे वो डिजिटल मीडिया पर हो, चाहे वो उनके बयानात हो उनके मुख्तलिफ लीडर्स के, चाहे वो इमरान खान साहब के अपनी जो गुफ्तगू हो, उसमें एक फर्क पड़ा है। और ये सब यानी जानते हैं, शायद ना मानते हों, लेकिन जानते जरूर हैं कि फैज हमीद साहब के पीटीआई से बड़ी कुर्बत थी। अब जो इस टाइम हार्ड न्यूज तो कोई नहीं है, क्योंकि देखिए फैज हमीद साहब गिरफ्तार हैं, उनका जो भी उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हो रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो कोई पब्लिक इवेंट तो है नहीं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही। लेकिन जो इधर उधर से जो गवर्नमेंट हिंट्स ड्रॉप कर रही है या जिस तरह की चहमगोइयां हो रही हैं, उससे तो ये लगता है कि ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि फैज हमीद इक्वल्स May 9th, which equals इमरान खान, which equals इमरान खान इन मिलिट्री कोर्ट। अब ये कनेक्शन जो है ये जोड़ा जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा होगा? यानी मेरा नहीं ख्याल कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन जब ये कनेक्शन जोड़ा जाता है तो फिर कुछ हद तक समझ आती है कि पीटीआई पर और उसकी क़यादत पर ये प्रेशर क्यों है। ओके, ऑलराइट। तो ये मुझे बताएं कि जो गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें भी आ रही हैं, जाहिर है सब अपने अपने मैं कहूँगी एनेक्डोट्स भी शेयर कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत में बैठे जो वुज़रा हैं वो भी बता रहे हैं कि किस किस तरह से उनके साथ किसके ज़रिए पैगामात भिजवाए गए। मैं इसे भी जानना चाहती हूँ कि इसमें एक कैरेक्टर फैज़ हमीद का, मैं बात कर रही हूँ PMLN की, लेकिन जनरल बाजवा भी एक कैरेक्टर हैं जिनका कि बाकायदा नवाज शरीफ साहब जिक्र भी करते आए हैं कि उनसे पूछा जाए कि ये सब कुछ क्यों किया गया। लेकिन क्या आपको भी ये महसूस होता है फहद कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा के हवाले से जैसे कि ऐसा लगता है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि उन पर बात नहीं करनी है अभी,
and we have to stick to general fares? मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर उस तरीके से घेरा तंग किया जाएगा जो फैज हमीद साहब के की गिरफ्तारी से हुआ है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एक कदम उठाया है एस्टैब्लिशमेंट ने, एक साबका DGI को उस तरीके से गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल करना, ये ऑलरेडी एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज है। और शायद ये कहना गलत ना हो कि एक रेड लाइन क्रॉस हुई है। अब एक साबका आर्मी चीफ जो है उसको भी इसी तरीके से ट्रीट करना, मेरे ख्याल में वो ऐसी रेड लाइन है जो अभी क्रॉस करने को कोई तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के नुक्ता नजर से देखें तो उनकी बाजवा साहब से उतनी ज्यादा रंजिशें तो नहीं है जितनी PTI की हैं, क्योंकि PTI तो कहती है कि जो उन्होंने हमें निकाला। सो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त ना ही गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में कि बाजवा साहब जो है उनके साथ भी कुछ उस तरह के इकदाम किए जाएं जो फैज हमीद साहब के साथ हुए। और ये जो दीगर इस वक्त सियासी जमातें हैं जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इमरान खान उनके सियासी मुखालिफ हैं, दे आर ओके विद द फैक्ट, क्योंकि खुद इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको खदशा है कि उनका ट्रायल होगा। तो क्या जो मौजूदा हमारी सियासी जमातें हैं वो ये नहीं समझती कि सियासी मुखालिफ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में, यू नो, द व्हील ऑलवेज टर्न्स अराउंड एंड इट ऑलवेज कम्स बैक? नहीं, सियासी जमातें नहीं समझती नादिया, ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। ना PTI समझती है, ना PMLN समझती है, ना पीपल्स पार्टी समझती है, क्योंकि अगर वो समझते तो बार बार वो वही गलतियां ना करते जो वो माजी में करते आए हैं। कोई सबक नहीं सीखता, ये जीरो सम गेम बन चुकी है। इसमें एक शख्स की हार ही दूसरे की जीत है। विन विन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करता, या अप्लाई होने नहीं दिया जाता। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में महाजराई हुई है, उसमें कोई भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि किसी तरीके से सब मिलकर इस दलदल से पाकिस्तान को बाहर निकालें। इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल अगर हो और बाकी जमातें जो हैं वो उसमें मुखालफत करें, अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा, लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। PTI से अगर आप बात पूछें कि जब आप गवर्नमेंट में थे आपने जो गलतियां की थी, आप उनका एतराफ करते हैं और उनसे कुछ सीखेंगे, तो वो तो एतराफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विशेष साइकिल बन गया और अनफॉर्चुनेटली यही वजह है कि पाकिस्तान जो है अपनी मुश्किलात से बाहर निकलने में नाकाम होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद आपका फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त है, लेकिन जैसे फहद ने कहा कि सब अपने अपने अभी गैसेस लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से मुलाकात हुई या किस तरह से पैगाम पहुंचा आज़म स्वाति साहब को, और वो क्यों कैसे इतनी अर्ली मॉर्निंग में उनको मुलाकात करने दी गई। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से कहा कि इस किस्म की इतनी सुबह जो मुलाकातें हैं वो तो अरेंज कराई जाती हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।